प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया यसर और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टर। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले नवाज शरीफ ने दोबारा पार्टी संभाल ली, नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब, लंदन प्लान के कितारों को बेनकाब कर डाला, बानी पीटीआई को भी चैलेंज, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार परवार, पुराने साथियों को खिराज तहसीन। क्या नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी चौधरी निसार को वापसी का सिग्नल दे दिया? इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत और अदलिया में तनाव बढ़ गया, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अदलिया पर बड़ा इल्जाम लगा दिया, बानी पीटीआई की जमानत की कोशिशों का इंकशाफ, अगर खुशहाली वापस ना आई तो कोई जज होगा ना ही कोई सियासतदान, वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई का उनके ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट से कोई ताल्लुक नहीं, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट मामले से ही मुकर गए। और इसके अलावा बात करेंगे नैब में 573 सरकारी मुलाजमीन के 70 अरब रुपए के केसेस चलने का इंकशाफ, पटवारियों समेत कई अफसरान ने अरबों रुपए की प्ली बार्गेन कर ली, कौन से सूबे के करप्ट मुलाजमीन ने कौमी खजाने को किस तरह नुकसान पहुंचाया, ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्लास साहब, आज हमने देखा नवाज शरीफ 6 साल बाद दोबारा अपनी पार्टी के सदर मुंतखब हो गए। अब ये अगर 6 सालों में देखें तो उनको वो नाअहल हुए, उनको सज़ा हुई, खुद साख्ता जिलावतनी उन्होंने भुगती, इसके अलावा वो पार्टी ओहदे से गए, फिर हमने देखा कि उनकी पार्टी जो है वो हुकूमत में आई, आज दोबारा सदर भी मुंतखब हो गए। ये एक जो उतार चढ़ाव से भरपूर नवाज शरीफ की एक भरपूर सियासी ज़िंदगी है या जो इनका करियर है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? बड़ा ये अहम सवाल है और मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब को इससे सीखना चाहिए। उनके लिए इसमें लेसन्स हैं कि कोई पॉलिटिक्स में दरवाजे कोई हमेशा के लिए बंद भी नहीं हो जाते, आप कोई हमेशा के लिए पावर से बाहर भी नहीं होते, आपको सिंपली एक वेट एंड सी या पेशेंस के साथ आपको चीज़ों को हैंडल करना होता है, जो इस वक्त खान साहब से मेरा क्या हैंडल वो नहीं हो रही, क्योंकि वो पहली दफ़ा जेल गए हैं और उनको पहली दफ़ा फील हुआ है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जेल भी जा सकता हूँ। ये नवाज शरीफ साहब ने भी कभी नहीं सोचा था। 12 अक्टूबर 1999 को बार बार कहते थे कि मुझे हथकड़ियाँ लगा के जेल में लेकर गए थे और सब कुछ किया था। और उस वक्त आपको याद होगा इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल मुशर्रफ के साथ खड़े थे कि हाँ जी पॉलिटिशियन हैं, करप्ट है, बुरे हैं, सारा कुछ है। आज वही इमरान खान साहब बिल्कुल डिफरेंट वो साइड पे हैं, वही उन्हीं जर्नलों को वो टेक ऑन करते हैं, चार्जशीट करते हैं जिनको ये नवाज शरीफ साहब करते थे। सो इनकी ना बड़ी मिलती जुलती इनकी स्टोरी इमरान खान साहब की और अगर नवाज शरीफ साहब की देखें तो दोनों ही वो कहते हैं ना सोने का एक तरह का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुआ, दोनों लाहौर से, दोनों क्रिकेटर। अगर मियां नवाज शरीफ साहब को क्रिकेट का बड़ा शौक था, बड़े दोस्तियाँ भी थी, तल्लुक भी थे, और फिर उसके बाद उनके पॉलिटिकल उनके डिफरेंसेस हुए या जो कुछ भी हुआ। अब इसमें से 2-3 चीज़ें हैं जो खान साहब उसमें सीख सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब हों, ये पॉलिटिक्स में 1-2 चीज़ें समझती हैं। द आर्ट ऑफ सर्वाइवल, कि आपने सर्वाइव कैसे करना है हर सूरत में, मुश्किलात में, चीज़ों में, आपको जेल भी हो सकती, पावर मतलब पावर ग्रैबिंग कहें, रूल लोगों पे ये हुक्मरानी का शौक़ कहें, इसके लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। ये मतलब कुछ चैरिटी में कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। अगर आप ये समझ के आए थे आप कौम पे एहसान करने आए थे, कौम को सीधा करेंगे, इसको बड़ी अजीम इसको मुमलकत बनाएंगे, तो ऐसे नहीं होता। आप अपनी मर्ज़ी से आते हैं और उसके पीछे ये कौम पे हुक्मरानी ही खड़ी होती है। टैक्स पेयर का पैसा है, इसमें अयाशियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, प्रोटोकॉल है, फिर आपके हेलीकॉप्टर हैं, राइड्स हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ के आपकी डिस्पोजल पे फंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, डोनर्स हैं, आपकी पार्टी फंड है, चंदे, सब कुछ है इसमें। सो इट्स ए पैकेज। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में पैकेज होता है, वो पैकेज में जेल भी होती है, फिर सजाएं भी होती हैं, डिस्क्वालिफिकेशन भी होती है, मार धाड़ भी होती है, कुट शूट सब कुछ, मतलब है वो गिदड़ कुट कहते हैं हमारी साइड में, गिदड़ कुट भी लगती है सियासतदानों के, और एक दूसरे को आप उसमें एंजॉय भी कर रहे होते हैं। किसी वक्त एक हमारा सियासतदान जो है तो वो अपने ये कंधे जो है फौजी या एस्टेब्लिशमेंट को ऑफर करते हैं, कभी दूसरा करता है, कभी तीसरा करता है, बारें लगती रहती हैं। अब की दफ़ा बारी जो है वो उनकी आगे, इमरान खान साहब की आगे जेल में बैठने की। इससे पहले कि मैं इस पे जाऊँ फर्दर उनकी तकरीर पे, मतलब आज वाला उनका देखें आप कैसे बाज़ हेस्टी फैसले होते हैं खान साहब के या उनकी पार्टी के, कि उन्होंने जो ट्वीट किया था कल, जिस पर बात भी हुई थी और कल हम इसका जिक्र भी कर रहे थे, फैसल वाटर साहब से भी हमारी बात हो रही थी कि खान साहब इस वक्त कोई स्पीड ब्रेकर जो रास्ते में आ रहे हैं, रात मैंने एक टर्म यूज़ की थी स्पीड ब्रेकर, कि खान साहब को ना स्पीड ब्रेकर नजर आता है ना वो रुकते हैं, अगर नजर आ भी जाए तो स्पीड बढ़ा देते होते हैं। तो कल भी उन्होंने ये कुछ किया जो ट्वीट किया गया था उनके ट्विटर हैंडल से। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो उन्होंने अगर 71 पे एक उन्होंने वीडियो ट्वीट किया और बाकायदा हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट या फौजी जर्नल जो थे उस वक्त के तमाम को उन्होंने वहाँ पे उनके बारे में लिखा। मैंने उस वक्त भी कहा था कि नाउ दैट्स अ वेरी डेडली और डेंजरस उसमें एंटर हो रहे हैं वो इन चीज़ों में, कि खुद को उसमें लेकर जा रहे हैं, शेख मुजीब वाली पोजीशन पर उसमें लेकर जा रहे हैं कि शेख मुजीब भी पॉपुलर था, उसको भी मैंडेट नहीं दिया गया था, तो मतलब हमें भी नहीं दिया गया
था तो पाकिस्तान टूट गया था, और कौन कौन से जर्नलों का उसमें रोल था, और फिर उसको उन्होंने मौजूदा सिचुएशन पे उन्होंने उसको जो आगे लागू करने की उन्होंने कोशिश की, तो आज वो उससे हट गए हैं, बैकआउट कर गए खान साहब कि नहीं जी मेरा तो वो ने बड़ी उसके बारे में बात की, उन्होंने कहा जी वो खुद नहीं हैंडल करते, तो बट पॉइंट इज कौन करता है उनका ट्विटर हैंडल को देखता है और कौन उस पर चीजें अपलोड करता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तो नहीं हो सकता। अब ये मज़े का सवाल है, इस पर पूरी बहस होनी चाहिए। इससे पहले हालांकि और भी हमने उस पर चीज़ों पर जाने, गुफ्तगू और साइड पर चली जाएगी, लेकिन कहने में हर्ज नहीं है। एक दफ़ा मुझे ये चौधरी निसार अली खान साहब जो है ना, वो इंटीरियर मिनिस्टर थे 2015, यार भाई ये टीवी पे थे, मैं और आमिर मतीन साहब, तो हमने ना एक ये शो किया चौधरी निसार अली खान साहब पे, तो उनका मुझे ना कोई 10 साल बाद फ़ोन आया। ही वॉज इंटीरियर मिनिस्टर दैन, पंजाब हाउस में थे, तो मुझे ऑपरेटर ने कहा जी चौधरी निसार अली खान साहब आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा चौधरी साहब के साथ मतलब है आप वो नहीं ले सकते, वो चौधरी साहब इस पर बिलीव रखते हैं, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, देयर आर नो न्यूट्रल ग्राउंड्स इन हिज बुक। या आप उनके दोस्त हैं या दुश्मन है, दरमियान का रास्ता नहीं है उनका। ये चौधरी साहब का स्टाइल है। वैसे भी लियो है, लियो का ये प्रॉब्लम है, चौधरी साहब भी लियो हैं माशाल्लाह चौधरी निसार अली खान साहब। सो मुझे उनका थोड़ा सा मिजाज का अंदाज़ा है वो किस तरह के बंदे हैं। तो उन्होंने जनाब मुझे कहा जी चौधरी साहब आपसे 10 साल बाद बात करना चाहते हैं। दरमियान में मैंने खबरें की, तो थोड़े से ये मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ, इस पर ट्विटर हैंडल की तरफ आ रहा हूँ। तो अच्छा मैं समझा कि अच्छा खैर उन्होंने मुझे कॉल मिलाई, तो ये चौधरी साहब है, ये फ़ोन पर आए, तो वो मुझे नाराज़गी भरे लहजे में कहते हैं जी रात आपने बड़ी ज़्यादती की है, आपने ये शो किया है वहाँ पे, और मेरे और मेरी फैमिली के हवाले से आपने बड़ी ना गलत बातें की, आपको नहीं करनी चाहिए थी। हम फैमिली वाले लोग हैं, आप भी देहात से आदमी हैं, हमारा ठीक है बाज़ मसाइल होते रहे, लेकिन हमने एक म्यूचुअल एक रिस्पेक्ट का हमने वो रखा है, एक उसको कदरें हमने रखी हैं, तो लेकिन आपने रात ना ब्रीच की। नो ही इज़ द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जहन में रखें। और वो मुझे फ़ोन कर, यस एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वन, तो आपने बड़ी जाती कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो मेरी फैमिली पे या इन पे बातें। मुझे ना उसी वक्त फील हुआ कि चौधरी साहब ने शो नहीं देखा। अच्छा हाँ, अब ज़रा देखें, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक कॉल कर रहे हैं जर्नलिस्ट को और उस पर शिकायत कर रहे हैं, गिला कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा इससे पहले जाने से, मैं कि चौधरी साहब आपने रात वाला हमारा शो देखा है मेरा और आमिर मतीन का? तो कहते हैं नहीं मुझे किसी ने बताया है। मैं कि चौधरी साहब मैं ये समझाऊँ 10 साल बाद आपकी मुझे फ़ोन कॉल आ रहा है, आपसे बड़ा एक अपोजिशन के दिनों में अच्छा ताल्लुक रहा है हमारा, क्योंकि अपोजिशन के साथ हमारी जनाब मुशर्रफ दौर में उनसे दुआ सलाम हुई थी। मैं ये समझाऊँ कि शायद आप ये जो कॉल कर रहे हैं 10 साल बाद मेरा और आमिर मतीन का शुक्रिया अदा करने के लिए आप कॉल कर रहे हैं। आप उल्टा मैं कितनी बड़ी चार्जशीट लेके आ गए हैं। मैंने कहा तो खैर मैंने उनको 2-4 बातें की, फिर मैंने एक बात कह दी, मैं कि मुल्क को भी ऐसे ही चौधरी साहब आप चला रहे हैं कि मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर रादर दैन वो मतलब है कोई होगा 7-8 मिनट का क्लिप होगा, उसको देखने की बजाय कि रऊफ और आमिर ने क्या बात की है एक उस प्राइम टाइम उस पर चैनल पे बैठ के, आपको किसी ने बता दिया, आपने किसी के कहने में मुझे कॉल करके मैं कि 5-6 मिनट से आपने मेरे पे चढ़ाई की हुई है, मैं आगे से सीधा हो गया थोड़ा सा। मैं कि मुल्क भी ऐसे चलाते हैं चौधरी साहब, आपके लिए ज़रूर नहीं था कि आप थोड़ा सुन लेते, आप उसको देख लेते कि रऊफ और आमिर ने क्या क्या बातें की हैं और इस पे मुझे एतराज़ करना है। अगर आपने कॉल भी की थी थोड़ा सा होमवर्क तो कर लेते। तो कहते हैं अच्छा मैं फिर एक काम करता हूँ, मैं उसको देख लेता हूँ, देखने के बाद मैं आपको कॉल करूँगा। मैं अगेन आई एम श्योर कि आप उसको देखने के बाद ना फ़ोन करके माज़रत करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। वो कहते हैं ठीक है मैं आपको कॉल करूँगा। ये कब की बात है? 2015। एंड ही नेवर कॉल्ड बैक। कहने का मकसद क्या है कि अगर इस मुल्क के हुक्मरान इंटीरियर मिनिस्टर एक शो देखे बगैर एंकर को कॉल करके चढ़ाई कर रहा है कि आपने मेरे बारे में ये बातें की जो कि हमने अदरवाइज की थी, उससे देखें मुल्क कैसे चला। सेम गोज फॉर खान साहब, आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपने दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना है, इतनी बड़ी पार्टी के, आपने अपना ट्विटर हैंडल किसी को ABCD को दिया हुआ है कि तुम या तुम्हारी मर्जी है, जब दिल करे तुम उस पर कुछ चीज़ आप ट्वीट कर देना। आपको नहीं होना चाहिए कि कितनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपके ट्विटर अकाउंट से जाएंगी, पूरी दुनिया में जाएंगी, उनको किस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा। आपने सिंपली उसको कह दिया, कोई भी बंदा जो बाहर बैठे कहीं पे, कि यार तेरा जो दिल है ना और मेरे लीडर जो बयान देंगे इनको मिला मिलू के कह देना। अब उन्होंने अच्छा आपके पास एक एडवांटेज है, अब उसका फायदा होता है। तो खान साहब ने कभी उस पर अपने को डिस्टेंस नहीं किया। जब इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल छपा तो भी ट्वीट हुआ यहाँ से, जब टेलीग्राफ में छपा तो भी ट्वीट हुआ। तो उस वक्त तो खान साहब ने अपने को डिस्टेंस नहीं किया कि हाँ जी ये कोई और मेरा चला रहा है, या पहले दिन से इतने अरसे से चल रहा है ट्विटर अकाउंट, आज का तो नहीं चल रहा है, 1 साल से चल रहा है। फिर आप उस पर डिस्क्लेमर दे देते हुए जनाब हैक हो गया मेरा ट्विटर अकाउंट, किसी को पता नहीं है और किसी को अंदाज़ा नहीं है। अब खान साहब ने जब देखा, किसी ने उनको बताया होगा कि एक्सीलेंसी आप अगर शेख मुजीब की जगह खुद को रख रहे हैं और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को जनरल
वाली उस पे फेज पे रख रहे हैं, तो आपके लिए तो फिर अपने ऊपर ऑलरेडी एक आपके बगल कांटा लगा हुआ है, ये तो कांटों पे कांटे लगना शुरू हो जाएंगे। आपको तो पूरी एस्टेब्लिशमेंट, आपने तो पूरी आर्मी को अपने अगेंस्ट कर लिया है। अगर आपके सिंपथाइजर भी हैं आर्मी के अंदर, कोई आप खुद कहते थे ना कि फैमिलीज हैं, दीगर हैं, वो भी तो 2 मिनट के लिए बैठ के सोचना शुरू हो जाएंगे कि खान साहब ने तो पूरे का पूरा हमें हमारे एस्टेब्लिशमेंट को रगड़ दिया है इन्होंने उसमें। सो अब उन्हें एहसास हुआ है कि ये मुझसे गलती हुई है जो उन्होंने किया है, और जिसकी रिपरकशन जो है खान साहब को आने वाले कई दिनों तक होती रहेंगी कि जो उनका ट्वीट था, उनकी चीज़ें थी, कि क्यों गुस्सा है, एंगर है खान साहब के अंदर। अब उसके मुकाबले में इन्होंने क्या किया है, ये जो है आपके ये जो है नवाज शरीफ साहब कंपनी, इन्होंने सिंपली इस तरह की चीज़ें जो है माजी में कहते रहे हैं, वो उसके क्लिप भी दिखा रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहब भी कहती थी, नवाज शरीफ साहब भी कहते थे, जरदारी साहब, बाकी लोग भी कहते थे, शेख मुजीब की बात होती थी। वो सिंपल यहाँ तक होती थी कि आप लोगों ने उनको वो नहीं दिया, उनका मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। अच्छा, मैंडेट को तस्लीम किसने नहीं किया? अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है यहाँ पे। आपको याद है कि जब ये जनरल ये था बाजवा साहब ने अपनी स्टिक हैंड ओवर की थी इनको 27 या 28 मेरा नवंबर को जनाब मुनीर को, तो उन्होंने कहा था कि हम सियासत से ला ताल्लुक ना सियासत से ला ताल्लुक तो खैर कभी नहीं हो सकते। वो तो ये ऐसे कहने की हद तक वो बातें ठीक है। मैं तो पिट मार गया हूँ कि भाई साहब अगर आपने कोई प्रेस्टीज बचानी है तो सियासत से दूर जाएं। इस वक्त मौका है कि खुद को डिस्टेंस करें। आपको कहीं नजर ही नहीं आना चाहिए पॉलिटिक्स में हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट को। वो तो खैर वो नहीं होंगे, वो तो एक अलहदा बहस है। उन्होंने और बात की थी, उन्होंने कहा जनाब के 71 का ये जो डिबाकल था वो पॉलिटिकल था, फौजी नहीं था। मतलब सियासतदानों का कसूर था, हमारा फौजियों का कोई कसूर नहीं था। ही इज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ आई सेड दैट, कहा है उन्होंने। अब क्या है इसका, वो अब दो इसमें ये थ्योरीज हैं, अंडरस्टैंडिंग है, 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक ये कहता है कि ये जनाब सियासतदानों का कसूर है। वो कैसे? वो कहते हैं जब यहाँ पे जब अवामी लीग के पास शेख मुजीबुर रहमान की वो जो थी उनकी अवामी लीग को वहाँ पे अक्सरियत मिली हुई थी और भुट्टो साहब की पार्टी को यहाँ पे उसमें मिनार्टी में थे। ये मगरबी पाकिस्तान में जीते थे वो मशरकी में, तो लेकिन उनके पास सीटें ज़्यादा थी। तो उन्होंने वहाँ पे ये ढाका में इजलास बुलाया कि आए जी असम्बली का इजलास करें, लीडर ऑफ द हाउस बने या वज़ीर आज़म बने। तो भुट्टो साहब ने कहा था नहीं जनाब के जो भी मैंने यहाँ से किया हम उसकी टांगें तोड़ देंगे। सो वो ये समझती है फौजी एस्टेब्लिशमेंट या उनके सिंपथाइजर कि अगर भुट्टो साहब उस पर रिस्पेक्ट करते शेख मुजीब के मैंडेट की और वज़ीर आज़म बनने देते मुल्क ना टूटता। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है जो बड़ी हद तक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ये है ना। 2 स्कूल ऑफ थॉट है ना। एक तो ये है, दूसरा कहते हैं नहीं जनाब उस वक्त ये जनरल कौन बैठे थे, आपको मुल्क कौन चला रहे थे, जनाब याजा खान चला रहे थे, आपके पॉलिटिशियन चला रहे थे, आपके GHQ में जनरल बैठे हुए थे जो पॉलिसी बना रहे थे, याजा खान चला रहे थे, वहाँ पे जनरल न्याजी थे वो जो ऑन ग्राउंड बैटल या जंग लड़ रहे थे। तो ये फैसला तो अगर याजा खान साहब ने करना था कि मैंने इक़्तिदार किसको देना है, उन्होंने इक़्तिदार नहीं दिया उनको, बल्कि मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ वहाँ पे। हमने देखा बाद में उसमें अगर ढाका में जो हुआ था ये 25 मार्च को समथिंग को, उसमें अगर 71 को, तो वो तो उसको ब्लेम करते हैं कि फौजी ऑपरेशन शुरू ना किया जाता, बंगालियों को मारने की तरफ ना जाते, ऑपरेशन ना होते तो शायद ये सिचुएशन डेवलप ना होती, पॉलिटिशियन कहीं डील स्ट्राइक कर लेते। सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। अब इसमें कौन ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं दैट्स अनदर बहस। उसमें खान साहब एक पोजीशन ले रहे हैं और बड़े खौफनाक ले रहे हैं, फिर डटे रहे। आपने पोजीशन ले ली है, वीडियो भी शेयर कर दी, आपने महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट भी आगे सब कुछ आ गया, फिर डट जाए ना कि हाँ जी हम अपनी पोजीशन पे खड़े। आई खान साहब कहते हैं नहीं कि भाई कि मेरा तो ट्विटर अकाउंट से कोई, मतलब मैं आपको 14 निसार अली खान साहब से इमरान खान साहब तक एक चीज़ बता रहा हूँ कि कितने नॉन सीरियस तरीके से आप मुल्क को या चीज़ों को सेंसिटिव मामलात को डील कर रहे हैं। एक इंटीरियर मिनिस्टर फ़ोन कर रहे हैं जी रात आपने बड़ी जाति की गलत बातें की और उसने शो ही नहीं देखा, और जब उन पे अपने पे पड़ी क्या माजरत करेंगे, उन्होंने ही नेवर कॉल्ड कि उनको लगा है कि नहीं जनाब कि मेरी इज्जत और अना के खिलाफ है कि मैं रऊफ को ये फ़ोन करके गलती करके मानूं और मैं उनसे सॉरी करूं। आज तक नहीं की। कितने साल हो गए, 9-10 साल होने वाले हैं। अब खान साहब का एहसास हुआ है। अच्छा क्लास साहब, इसमें वैसे बात हमने और भी करनी है, लेकिन एक मैं छोटा सा क्वेश्चन ही पूछूं। इसमें बहुत दफ़ा हमने देखा है PTI का एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है कि जैसे सऊदीया वाला कमेंट जो शेर अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट थी, अगैन वो दे दी और एक ऐसे बंदे ने दी जो बड़ी ऑथेंटिक बातचीत कर रहा है और फिर उसके बाद वो उससे वापस हो रहे हैं। इसी तरह बहुत सारा सोशल मीडिया पर चीज़ें चलती हैं, उसके बाद उसका एक वो आता है कि नहीं हाँ ये बात हमारा करने का मकसद ये नहीं था, ये नहीं था। सो ये एक पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है या वाकई इतना ज्यादा ऑर्गेनिक सेंटिमेंट इकट्ठा हुआ है PTI के पास कि उनको समझ नहीं आता कि इसको कंट्रोल कैसे करना है? मेरे ख्याल स्ट्रैटेजी वाली बात आपकी ठीक है, ये स्ट्रैटेजी है कि गुड कप बैड कप खेलते रहो। पिछले 2 दिनों में जितनी गालियां दिलवानी थी दिलवा दी आपने, ट्विटर पे जो ट्रेंड चले गाली गलोच सब कुछ हुआ। अब आप कहते हैं कि नहीं जनाब हमारा तो कोई कसूर नहीं था, ताकि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हुई है, हिट हुई है, तो वो समझे जी हमारा तो कोई तल्लुक नहीं है वो, और वो इस बात को मान लेंगे। मतलब है ये इनकी स्ट्रैटेजी ज़्यादा है कि पहले बात करो, मैसेजिंग करा दो। अच्छा इसका नुकसान किसको हो रहा है?
अगर खान साहब को हो रहा है, वो तो मालिक साहब ने उस दिन कहा है टीवी पे, उन्होंने कि हमारी कोई एस्टेब्लिशमेंट मेरी किसी से बात हुआ कभी डैम केयर अबाउट नहीं, हमारी कोई पॉपुलैरिटी का हमें से गार्जी नहीं, हमको सियासतदान थोड़े, हमने इलेक्शन लड़ने हैं, हम तो मुल्क देखेंगे। उनकी अब ये स्टैटिक पोजीशन है। अब खान साहब को थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगेन उनके हामी जो है फिर इस बात पे वो छत पे जा लगेंगे कि खान क्यों करे, तो फिर तो ये कुछ अगेन यही चीज़ें होंगी। आप फिर जो आपके मुखालफीन हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, फिर तो आप नवाज शरीफ और जरदारी साहब को स्ट्रेंथन किया है ना आपने। इस तरह की एब्सोल्यूट पोजीशन लेके जो पॉलिटिकल से ज़्यादा एक पर्सनल डोमेन में लगेगी। दूसरी साइड पे आप देखें उनकी नवाज शरीफ साहब की तकरीर की तरफ उसमें वापस आते हैं कि कितनी वो समझदारी से उन्होंने सारी चीज़ें उन्होंने वो की हैं। अब उनको पावर वगैरह सारी मिल गई है, उसके बाद अब उन्होंने अटैक्स वो करने शुरू कर दिए हैं। और उसमें एक और जो चीज़ है, मैं उनकी तकरीर सुन रहा था कि उसमें जब जनरल ज़हीरुल इस्लाम का जिक्र कर रहे थे कि जी उन्होंने एक थर्ड फोर्स बनाई, सब कुछ किया, और शायद वो उनको भी मैसेज दे रहे थे कि भाई साहब ये जो इमरान खान साहब अब आपके लिए इतनी बड़ी थ्रेट बने तो अपना हाउस इन ऑर्डर करें। आपके इदारे की तरफ से ये लोग जो है ना यही सपोर्ट करते रहे, वो चाहे वो उसमें जनरल शुजा पाशा साहब हूँ, ज़हीरुल इस्लाम साहब हूँ, जनरल फैज़ हूँ, जो भी हूँ, तो आप लोगों का किया हुआ है तो भुगतें। एक तो ये इनडायरेक्ट मैसेजिंग वो ये भी करने की कोशिश कर। दूसरा अब इनको मतलब मुझे सम टाइम ना इनकी उस पे आती है, मुझे हंसी भी आती है। इनको भी मैंने थोड़ा सा करीब से देखा हुआ है, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को लंदन के दिनों में, कि उसी जनरल ज़हीर को आपको याद होगा, ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि इन मलिक रियाज को भेजा गया था, इन DGI ने भेजा था कि आप जाएं और ये नवाज शरीफ साहब उस वज़ीर आज़म थे 2014 में, इस्तीफ़ा लें, जो नवाज शरीफ साहब ने ना कर दिया। वैसे तो मलिक साहब कहते थे ना कि मेरा पॉलिटिक्स से इन चीज़ों से कोई तल्लुक़ नहीं है। मलिक साहब माशाल्लाह पूरी तरह एक्टिव रहे हैं। जो वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेने पहुँच गए थे मलिक रियाज साहब, ज़रा उनका भी कुछ जिक्र और हौसले को दाद दें, कोई मामूली बात नहीं है कि सिटिंग मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को वो जा रहे हैं एक मैसेंजर के तौर पर कि जनाब भाईजान कि मियां साहब। आप जिस बुक का रेफरेंस दे रहे थे जो ब्यूरोक्रेट ने लिखी थी, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जरदारी साहब की जब तबीयत खराब हुई थी तो उस वक्त उनसे मलिक रियाज मिलने के लिए आए थे। आखिरी वही थे जब तबीयत के जब वो कोलैप्स कर गए थे तो उनके पास मलिक रियाज ही बैठे हुए थे। ये उन सलमान फारूकी साहब की बुक है जो भी है, जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो जरदारी साहब के उसमें सेक्रेटरी जनरल थे। तो अब आप देखें कि मतलब मलिक साहब के जिक्र की उनको दाद तो दे ना थोड़े एक मिनट के लिए कि वो जा रहे हैं कि अब वो कहते हैं, ट्वीट कर रहे हैं जी मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, आई हैव नथिंग टू डू, मैं अपने कंधे किसी को नहीं दूंगा। लेकिन DGI ने कहा तो वो वज़ीर आज़म से वो इस्तीफा लेने पहुंच गए और वज़ीर आज़म ने नहीं दिया। सवाल ये है नवाज शरीफ साहब ये बात क्यों कौम आज वो बताते ना कि मेरे पास है, इन्होंने भेजा था कि ISI के जो जनरल थे इतने पावरफुल थे कि इन्होंने एक उसको प्रॉपर्टी एक टैकून को मेरे पास इस्तीफे के लिए भेजा था, उस पर बात नहीं करते। और बाद में आपको याद होगा उस वक्त ये बातें सामने आई थी, वो मुशाहिदुल्लाह खान साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, जब उसमें वो डान लीक्स आई थी या दीगर चीज़ें आई थी तो उन्होंने ये बात कह दी थी एक BBC को इंटरव्यू में। उन्होंने कहा ना हमारे पास इनकी टेपें हैं ये जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब की, उन्होंने कहा हुआ जो ही खबर छपी वो वहाँ पे मेरा ख्याल है उसमें काठमांडू में थे, यहाँ से फ़ोन करके कहा गया कि आप इस्तीफे दें। उन्होंने वहाँ से इस्तीफे भी लिए इनको खुश करने के लिए। ज़रा जहन में रखें जिनका आज कह रहे थे कि थर्ड फोर्स बनाने, ज़रा इनके भी ट्विस्ट हैं, आप ज़रा टर्न देखें ना। उनसे इस्तीफा लिया, डान लीस की रिपोर्ट है, उसमें 3 लोगों के नाम थे कि जी इनको वो करें, इनको सैकिंग करें। उस परवेज़ रशीद साहब थे, तारिक फातमी साहब से, और साथ में उसमें अगर राव तहसीन साहब से, हमारे दोस्त PIO थे, वो बड़े जेंटलमैन से शरीफ से बंदे हैं राव साहब बेचारे, उनका भी था। उन तमाम को उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने सैक किया था जस्ट टू प्लीज़ जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब या बाकी इनके जो एस्टेब्लिशमेंट बैठी थी। और बाद में जब फेयरवेल हुई, जब ये रिटायर होने लगे जनरल ज़हीरुल इस्लाम, ये उनकी पड़ी होगी फुटेज किसी वक्त, मुझे याद नहीं रहा, मैं अपने प्रोड्यूसर को कहता निकाल लेते, इनको बाकायदा फेयरवेल दी थी नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म हाउस बुला के, अपने साथ ही कुर्सी पे बिठाया था। एक ये कुर्सी थी, साथ में ये थी, आमने सामने भी नहीं बैठे थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। जब वो पावर में होते हैं, जब वो जर्नल्स होते हैं सिटिंग यूनिफॉर्म में, तो नवाज शरीफ साहब का एटीट्यूड ये होता है कि उनके कहने पे अपने 3 वज़ीर सैक कर दिए थे, उनके कहने पे जनाब इन्होंने सारे काम करने के बाद उनको फेयरवेल पे इन्हीं जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब को नवाज शरीफ साहब ने साथ बिठा के बड़े अच्छे तरीके से उनको सेंड ऑफ दिया हुआ है, उनको रेड कारपेट उनको दे के उनको वज़ीर आज़म हाउस बुलाया गया था। अब वो कहते हैं नहीं जनाब कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम एक थर्ड फोर्स बना रहे थे। सो दीज आर द थिंग्स जो बंदे को फिर यकीन नहीं आता कि यार कि इनकी किस बात पे यकीन किया जाए। जब ये पावर से बाहर होते हैं, ये ठीक कह रहे हैं, पावर के अंदर होते हैं। और साहब ये भी बताएं कि ये जो ये नवाज शरीफ की स्ट्रैटेजी है या जो नैरेटिव है, जिस तरह की वो बातें करते हैं, कोई 4
कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर्स, एंड अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट मेनली जुडिशरी और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, और या फिर ये बात कर रहे होते हैं पॉलिटिशियंस की, जिसमें बानी पीटीआई की बात, आज उन्होंने एक ताहिरुल कादरी साहब का भी नाम मेंशन किया, लंदन प्लान का भी जिक्र किया। सो ये नैरेटिव लग नहीं रहा कि उनको इतना कुछ ज्यादा माइलेज दे नहीं रहा है उनकी पॉलिटिक्स को, कुछ उनको अलग बात करनी चाहिए। इस खित्ते में एक ही नैरेटिव चलता है, वही बिकता है और ठीक बेच रहे हैं। मजलूमियत, रोना धोना, ये पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये कल्चर। यहाँ पे लोग बड़े आदमी को तकलीफ में देकर रोना शुरू कर देते हैं, ओहो बेचारा मारा गया। हमारे देहातों में तो अब सोच नहीं सकते कि वहाँ पे मतलब क्या मतलब बाज़ दफ़ा इस तरह की सिचुएशन में लोग बड़े लोगों को देख के, और सेंचुरीज हो रहा है, बड़े आदमी को, बादशाह को, वजीर को, सफ़ीर को वो मुश्किल में देखेंगे, अवाम रोना शुरू कर देंगे, है बेचारा मारा गया, है इसके बच्चे, वो है इसका, ये हम मतलब है ये लोगों की साइकी है, इसी साइकी को एक्सप्लॉइट करते हैं ये। हर कोई मजलूम बनता है यहाँ पे। अब बहरेंगे खान साहब भी सुन लें, उनके वो सारे के सारे उनकी मजलूमियत की चीज़ें भी ये आना शुरू, वो भी मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं बकौल उनके, और उनकी बहुत बड़ी तादाद मानतियाँ दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का एक अलहदा क्राउड है, जत्था है जो कहते हैं मियाँ साहब कुर्बानी दे रहे हैं। जरदारी साहब, और उनका पता है, वो कहते हैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान मजलूम ही हम हैं, उनका दावा में से ज्यादा बनता है, उनकी तो उनका दावा ज्यादा बनता है। भुट्टो फैमिली का, जनाब भुट्टो साहब वो फांसी लग गए, बेनजीर भुट्टो साहब बेचारी असैसिनेट हो गई, मुर्तजा भुट्टो कत्ल हो गए, शाह नवाज कत्ल हो गया, उनकी तो बहुत बड़ी ट्रेजेडीज हुई हैं वो, और वो भी इसी चीज में वोट लेते हैं। उनके पास भी कोई नैरेटिव नहीं, ये भुट्टो साहब वाला नैरेटिव है। इनके पास यही नैरेटिव है जी हमें जेल में डाला, हमें सजाएं दी, डिस्क्वालीफाई किया, मुल्क चल रहा था खराब कर दिया, ये इनका है। खान साहब का नैरेटिव आजकल हम देख रहे हैं। सो मजलूमियत वाला नैरेटिव वो बिकता है, और ये जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अभी तक 12 अक्टूबर पे खड़े हुए हैं। भाई अब आप मूव करें, आपसे मान लिया जाती हुई जमहूरियत के साथ, आपने भी तो कुछ किया था ना। एक आर्मी चीफ हवा में है, वो उससे मतलब लाख इख्तलाफ हो सकते हैं, उसको बुलाएं, बुला के, जैसे आपने जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफा लिया था, तो आप इसी तरह जनाब मुशर्रफ से ले लेते। आप मुशर्रफ फिर स्ट्राइक करते तो मजलूम आपने बनना था, आपकी पावर से टू अगर सैक हिम, आपने हवा में बंदा है उसको, फिर आपने पूरे मुल्क में इमरजेंसी लग गई, एयरपोर्ट आपने वो कर दिए हैं, पता नहीं क्या कुछ बनाने के बाद उनको हीरो बना के 8 साल के लिए मुल्क पे तो आप मुसलत करके गए थे। अब कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई थी। सो ये जो हमारे यहाँ जो बिकता है ना मजलूमियत, अच्छा सियासतदान हर वक्त रोता रहेगा अपने साथ जुल्म हो रहा। भाई आपको किसी ने कहा तो नहीं, मुझे किसी ने कहा तो सहाफी बन भाई, अब आप मुझे सहाफत में मुश्किलें आए, मैं रोना शुरू कर दूं, कौम पे आसान लगा दूं। वो भाई मैं सहाफत में हूं तो इसके साथ बेनिफिट्स भी हैं, इसके तकलीफें भी हैं, हैजर्ड्स भी हैं, और कंफर्ट भी हैं, सारा कोई पैकेज है ना। अच्छी चीज़ों के वक्त वो नहीं बताते कि हमें क्या कुछ मिल रहा है। मतलब अननोन से आप अरबपति बने, आपकी मतलब यहाँ मिल्स बनी, पैसे बने, खान साहब ने यहाँ पे खड़े होकर अपने ट्रस्ट बना लिया, घड़ियाँ बेच ली, पता नहीं क्या कुछ कर लिया। ये बेनिफिट है आपके, यारों दोस्तों को नवाजा, सब ने नवाजा। अब कहते नहीं जनाब हमारे साथ तो बड़े जुल्म हो गए, मान लिया जुल्म हो गए होंगे, लेकिन जुल्म हो गए, लेकिन लोगों के लिए इसमें क्या है, ये वाली लोगों ने भी जत्थे बनाए हुए हैं। क्या सब ब्रेक की तरफ ब्रेक ले लें, अभी एक मैंने उस पे बात करनी है। जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मेंशन किया, उससे बात करेंगे, और शहबाज शरीफ उन्होंने कुछ अहम बातें की, कुछ स्टेटमेंट हैं जो क्रिटिकल है, और कल एक अहम केस भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहां पर किस किस को बुलाया गया इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।